नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका पुनः स्वागत है। कोरोना संक्रमण के चलते यह कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हुआ था, लेकिन आज शिक्षक दिवस से पुनः इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और चूँकि आज शिक्षक दिवस है, इसलिए आज की एक मुलाकात में हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो भी शिक्षा जगत से हैं। तो हमारे साथ हैं रिटायर्ड शिक्षक सीपी श्रीवास्तव जी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर जी, शिक्षक दिवस पे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जानना ये चाहेंगे कि शिक्षक के क्षेत्र में जब आए हैं आप, तो ये आपके मन में धारणा आई कैसे थी कि आपको शिक्षा जगत में जाना है? प्रारंभ से ही मेरे जो गुरु रहे हैं उनके चारित्रिक प्रभाव के कारण और उनकी जो पठन पाठन की जो उनकी पद्धति थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और धीरे धीरे मेरे मन में ये धारणा बनती चली गई कि मैं भी शिक्षक बनूं। शुरू से ही मेरे दिमाग में यही विचार था कि मैं टीचर बनूं तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ईश्वर ने मेरी ये कामना भी पूरी कर दी, मैं शिक्षक बन गया। शिक्षक की जो शुरुआत आपकी हुई है, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत किस विद्यालय से हुई है और किस स्तर से शुरुआत की है आपने? ये उच्च श्रेणी शिक्षक पद से मेरा शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। और मेरी प्रथम पोस्टिंग भांडेर, उस समय ये जो भांडेर था ग्वालियर में था जी। तो भांडेर में पहला पोस्टिंग मेरा हुआ है। 25 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया है भांडेर हायर सेकेंडरी स्कूल में, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में। बॉयज़ उस समय, हाँ, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था। भांडर के बाद आपकी जब शुरुआत हुई और फिर लंबे समय तक आप करेरा में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो इसके बीच में कहीं और भी सेवाएं रही हैं या केवल ये दो क्षेत्र रहे? नहीं, भांडेर में रहा हूँ लगभग 9 साल, 9.5 पौने 10 साल। और उसके बाद फिर मैं ईसागढ़ ट्रांसफ़र हो गया था। ईसागढ़ जिला गुना जी में, अब तो अशोक नगर में है, लेकिन पहले गुना में था। तो मैं गुना वहाँ ईसागढ़ ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ रहा। फिर वहाँ के बाद करेरा आया हूँ जी। 3-3.5 साल से हुआ। कितना समय आपको पूरा शिक्षा जगत में सेवाएं देते हुआ है सर? मैं सन 71 में 1971 में मेरा पोस्टिंग हुआ था और सन 2009 में मैं रिटायर हुआ हूँ करेरा से। शिक्षा का आपने काफ़ी लंबा दौर देखा है। हाँ। जब आपने शिक्षा ग्रहण करी होगी उस वक्त भी शिक्षा का एक दौर था, जब आपने शिक्षा विभाग में सेवाएं दी हैं वो भी एक शिक्षा का दौर था, और सेवा निवृत्ति के बाद अब आज का दौर शिक्षा का है। तो क्या मानते सर, क्या बदलाव आया हो, कैसे कैसे ये बदलाव आया है इसमें? अंतर तो काफ़ी आ गया है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अंतर आ गया है। अब नई नई तकनीकी चल गई हैं, नई नई पद्धति चल गई हैं, उनसे शिक्षा चल रही हैं। अच्छा, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि जिनमें विद्यार्थी और टीचर्स इकट्ठे, कोरोना ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है आजकल, और उसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चालू हुआ। लेकिन जो एक टीचर के द्वारा पढ़ाई होती है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। हाँ, वो ज़्यादा प्रभावित करती है। आपने जब खुद शिक्षा ग्रहण की होगी, उस वक्त की स्कूल की परिस्थितियाँ क्या होती थी? थोड़ा आज की जो परिवेश की, आज की जो पीढ़ी है, उनको भी बताने का अपन कोशिश करें कि उस वक्त की स्थिति क्या होती थी स्कूल की, जब आप शिक्षा ग्रहण खुद करते थे सर? उस वक्त तो एक तो वैल्यूएशन का जो पैटर्न था उस समय का, मूल्यांकन का, वो काफ़ी वैसा था, जटिल था। उसमें काफ़ी परिश्रम के बाद कम अंक प्राप्त हो पाते थे, काफ़ी परिश्रम करने के बाद। और आजकल जो है ऐसा लगता है कि जैसे नंबर लुटाए जा रहे हैं। तो कुछ तो भी अब, या तो कुछ नहीं समझ में नहीं आता कि क्या है एक्चुअल स्थिति वास्तव में। हालांकि पढ़ाई का स्तर जो है पहले से काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, पहले पढ़ाने वाले टीचर भी इस तरीके के थे जो ऐसा इम्प्रेशन डालते थे कि वो ज़िंदगी भर के लिए होकर रह जाता था। श्री गंधर्व सिंह जी तोमर हमारे गुरु रहे हैं, मुरैना वाले। तो उनका पढ़ाने का ढंग
एक एक स्टेंजा अगर वो कर रहे हैं, कविता पढ़ाते थे, कविता खंड, उस समय हमें कविता खंड पढ़ाने वाले अलग थे और गद्य खंड पढ़ाने वाले शिक्षक अलग थे। हिंदी में भी ये स्थिति थी। तो वो एक कविता खंड उनने ले लिया, पद्य खंड 4 पंक्तियों का। उस 4 पंक्तियों के खंड को व्याख्या करने में उन्हें पूरा पीरियड हो जाता था और फिर भी कहो वो अधूरा रह जाए, इस तरीके की व्याख्या करते थे। तो वो पूरी की पूरी हृदयंगम हो जाती थी। अच्छा, टीचर इतने सरल थे। डिग्री कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ के टीचर फिजिक्स पढ़ाते थे। वो रास्ते में चलते मिल जाएं तो वो खड़े हो जाते थे, हम नहीं देख पा रहे, वो नमस्ते कर रहे हैं और कहो बेटा कैसे है, क्या हाल है। तो ये इतने सरल स्वभाव के थे, उनका सरल स्वभाव, और ये सब कारण हुए कि जिससे मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ। अच्छा, ये मान के पहले जो रिश्ते हुआ करते थे वो शिक्षक के बीच में और छात्र के जटिल बीच थे। में, गुरु और शिष्य की एक परंपरा का निर्वहन हुआ करता था। लेकिन अब आज का जो परिवेश है उसमें गुरु शिष्य वाली भावना नहीं रही है। भावना नहीं रही। इसको लेके क्या कहेंगे? सही बात है। इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, भावना होना चाहिए, वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भावना खत्म हो गई हो। है कुछ विद्यार्थियों में रहती है भावना। ये विद्यार्थी और उनके जो आपस के परिवेश हैं उन पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर उनके घर में, उनके परिवार कुटुंब में गुरुओं का सम्मान होता है तो वो भी गुरु का सम्मान करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अगर उनके कुटुंब परिवार वाले केवल इसको एक व्यवसायिक रूप में लेते हैं तो फिर सम्मान कहाँ रहा, वो तो व्यवसाय हो गया। और आज व्यवसाय ज़्यादा बनता जा रहा है ये धंधा। जी जी। तो अगर बात करें, जैसा आपने कहा कि शिक्षा व्यवसाय बनती जा रही है और जैसे कि प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन अब बढ़ा है, सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान भी कम हुआ है। आप ये देखिए कि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्राइवेट वाले कहीं कहीं, उनमें भी ये देते हैं पास होने की 100% गारंटी। फिर क्या मतलब रह गया? या 100% आप गारंटी दे रहे हो पास होने की, हैं? पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तुम्हें हम पास करवा देंगे। तो ये गिरता हुआ इस तरह शिक्षा का। पहले तो हमारे टीचर अगर वो पढ़ाते भी थे तो वो ये कहते थे कि हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, ये तैयार करो, हम पढ़ाएंगे, जो आपको दिक्कतें हों हमसे पूछो, ये कहते थे। और आज ये गारंटी 100% गारंटी। आप संस्था में चले जाइए कहीं पे भी, वो कहते हैं हम पढ़ाने के लिए आपको 100% गारंटी देंगे पास होने की, आइए हमारे यहाँ। तो इसके पीछे कारण क्या मानते, वजह क्या मानते? जो शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, वो इसकी वजह है या कोई अन्य दूसरी वजह है? क्या वजह है इसकी जो स्तर गिर रहा है शिक्षा का? नहीं, एक तो शिक्षा का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। आदमी धन पे ज़्यादा है, धनार्जन करने पे उनका दिमाग रहता है, तो कैसे भी धनार्जन करें। और वही ये है धन उपार्जन के लिए कि गलत साधन अपना के ये अपना जो है किसी भी तरीके से वो करें। आप देखिए एडमिशन के लिए गलत एडमिशन करवा रहे हैं। मेडिकल में भी आपके कई केसेस आए हैं, पकड़े गए हैं बाद में, हैं? रिश्वत दे दे के एडमिशन हुए और अच्छे लड़कों के नंबर, किताब कॉपियाँ बदल दी गई हैं उनसे, जो कि कमज़ोर विद्यार्थी हैं। तो इस तरीके का ये चलन चल गया है, तो उसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हो रहा है। सामाजिक रूप से हम भी इसके लिए तैयार हैं कि पैसे ले ले भैया, हमारा काम कर दे। तो ये एक टेंडेंसी जो हो गई, ये गलत हो गई। जी, सही है तो उसको बढ़ना चाहिए। वास्तव में जो सही है, मेहनत कर रहा है, उसको उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन आज वो प्रॉपर फल उसको नहीं मिल पा रहा है। सही है। प्राइवेट स्कूलों की तरफ या प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो रहा है अपेक्षाकृत सरकारी संस्थानों की तरफ। सही। तो ये क्या वजह मानते सर इसमें आप? कुछ तो भी ऐसी धारणा हो गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, हैं? वहाँ टीचर्स काम नहीं करते प्रॉपरली। प्राइवेट स्कूल में हमें वो मिले, और प्राइवेट वाले फिर ये भी आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हें उत्तीर्ण करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो कई करते हैं। कारण कोचिंग भी करवाते हैं वो एक्स्ट्रा, तो वो
यही कारण है कि प्राइवेट की तरफ लोग ज़्यादा रुझान हो गया लोगों का। और विद्यार्थी भी आजकल शॉर्टकट ही चाहता है, वो डिटेल नहीं चाहता। उसकी कुछ मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि उसे अगर मूल गहराई में ले जाना चाहोगे तो वो ये कहेगा भाई तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, अंट बातें करते हैं, समझ में नहीं आती। उन्हें चाहिए केवल 20 नंबर वाली 20 क्वेश्चन वाली सीरीज जो आती हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद है बच्चों को, शॉर्टकट के हिसाब से। जहाँ आपने बात करी सीरीज की कि 20 सीरीज पढ़ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो माना जाए कि जो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, 20 सीरीज से पास होते हैं, वो आगे सफलता पाने में तो कहीं ना कहीं चूकते हैं। हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है भाई। केवल जो जिसको पूरा थोरो ज्ञान नहीं है तो वो आगे निश्चित रूप से और कंपटीशंस में सफल होने में उसको दिक्कत आएगी। निश्चित रूप से ज्ञान तो पूरा होना चाहिए। अब 9th नहीं किया किसी ने, अभी की है ये घटना। हालांकि कोरोना काल है, इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बच्चे निकल गए हैं 10th है और उनको उत्तीर्ण कर दिया गया है, तो जो उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे, उनकी वो 10th वाली जो नींव है वो तो कमज़ोर रह ही जाएगी निश्चित रूप से। बिल्कुल। और फिर आगे पहुंच जाएंगे तो आगे कंपटीशन को कैसे कर पाएंगे, वो फेस कैसे कर पाएंगे। तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें, क्योंकि पहले जो शिक्षा का दौर रहा है आपके समय में जब आपने अध्ययन किया है, तो उस वक्त तकनीकी शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं थी। किताबी जो ज्ञान था वो सबसे ज़्यादा होता था, या जो परंपरागत होते थे, बीए कर लो, एमएससी कर लो, एमए कर लो, बीए कर लो, यही है। तकनीकी शिक्षा का दौर उस समय नहीं था। अब आज के समय तकनीकी शिक्षा का दौर आया है, तो कितना मानते हैं तकनीकी शिक्षा विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी फ़ायदेमंद है सर? नहीं, ये वास्तव में तकनीकी से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है और अलग अलग आजकल ऐसी ब्रांचेज निकल आई हैं तकनीकी क्षेत्र में जो हमने पहले नाम भी नहीं सुने थे जिनके। तो उनमें जाके विद्यार्थी जो है मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, भविष्य बनता है उनका निश्चित रूप से। अच्छी है और ज़रूरी भी है। आप शिक्षक के साथ साथ एक कवि हृदय भी आपके अंदर वास करता है। बहुत सारी रचनाएं आपने कई मंचों पे पढ़ी हैं, रचनाएं आपने लिखी भी हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कवि हृदय अंकुरित हुआ आपके अंदर, वो कब से हुआ है? किस उम्र से आपने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था? जब मैं कक्षा 9-10 का विद्यार्थी था, यहीं करेरा में हायर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ता था। उस समय हायर सेकेंडरी हुआ था। तो गंधर्व सिंह जी तोमर मुरैना वाले, ये हमारे गुरु थे। मैंने आप पहले भी चर्चा की है। तो ये गुरु थे और इनका जो पाठन का ढंग था, पढ़ाने का तरीका जो था, वो इतना अद्भुत था। अब मैं उसको बता तो नहीं सकता आपको कि कैसा था, लेकिन माने इस प्रकार से कि एक छंद की जब व्याख्या करते थे तो उस छंद में का जो भावार्थ है उससे संबंधित फला कवि ने क्या कहा है उसका उदाहरण, इस कवि ने क्या कहा है, ये इस कवि ने क्या कहा, तो ऐसे 4-6-8 कवियों के उदाहरण वो देते थे। तो ये छंद समझ में आता था कि उनने जो व्याख्या की है वो समझ में आ जाती थी, और फिर वो जो उदाहरण देते थे तो उससे उनका कंपैरिजन करते थे, समझ में आता था काफ़ी अच्छा। तो इन्हीं सारी चीज़ों ने मेरे अंदर कविता के प्रति जागरूकता पैदा की। अच्छा, मुझे ये भी शौक़ था कि मैं बोलूं मंच पे, कुछ करूं, तो ये उनको मालूम पड़ गया था तोमर साहब को, श्रीमान जी को। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता था, कोई आया तो उसके सम्मान में कुछ बोलना है, तो वो छात्रों की तरफ से मेरे को बुलवाते थे। कुछ कहना है, कोई भाषण देना है, कुछ करना है, तो मुझे ही वो करते थे। और भी थे छात्र तो, लेकिन वो मुझे बुला लिया करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अच्छा फिर कुछ लिखना चालू किया। शुरू में मुझे बहुत शर्म लगती थी जब कविता लिखता था, तो लिख के और चुपचाप अपनी रख लिया, उसको बताना नहीं चाहता था। वो तो बहुत समय तक ये ऐसा रहा कि मेरी लिखी लिखाई कविताएं आले में बंद है, अलमारी में। तो ग्वालियर में एक बार मैं था, पढ़ता ही था उस समय, बीएससी में था।
तो उस समय पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। सफाई करते में उन्हें वो कविता की किताब मिल गई, तब उन्हें ये पता चला कि मैं कविता लिखता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे फिर वो कोई उस समय की जब शुरुआती दौर में आपने लिखना चालू किया था, कोई कविता अगर इस वक्त आपके मस्तिष्क में वो पंक्तियां अगर आ रही हों तो चाहेंगे कि हम दर्शकों को भी सुनवाएं वो कविता एक आध? ग्वालियर में जी तो जहाँ रहते थे वहाँ कई लोग रहते थे किराए से, और भी लोग रहते थे। तो उसमें नल जो है वो एक ही नल था और किराएदार थे ज़्यादा। हाँ। एक दिन ऐसा हुआ कि नहाने या पानी भरने के लिए जाया करते थे, व्यस्त मिलता था तो इंतज़ार करना पड़ता था काफ़ी। एक दिन मैं गया तो खाली मिला मुझे। जब खाली मिल गया तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार क्या है, तो अनायास ही उस समय एक पंक्ति दिमाग में गूंजी, जी भर लो घट पनघट खाली है। और उस समय ये रचना बनी थी, तो मैं आपको वो रचना सुना रहा हूँ। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली है। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली है। अभी अगर तू रुक जाएगा तो फिर पीछे क्या पाएगा। अभी अगर तू रुक जाएगा तो फिर पीछे क्या पाएगा। चूक न जाना पथिक, अभी तो झुकी हर एक डाली डाली है। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली। अभी खिला जो फूल चमन में, सांझ हुई तो मुरझाएगा। अभी खिला जो फूल चमन में, सांझ हुई जो मुरझाए तो मुरझाएगा। और खड़ा खड़ा तू ही देखेगा, वो माटी में मिल जाएगा। चूक गया तो पछताएगा, अभी तो खुशबू मत वाली है। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली है। कांटे पथ के बाधक बन के राहों में फिर आ जाएंगे। कांटे पथ के बाधक बन के राहों में फिर आ जाएंगे। सागर के पानी की बूंदें सर पर बदली बन छाएंगे। फिसल न जाना राही फिर तू, फिसल वो फिर दलदल भी फिसलन वाली है। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली है। धीरे धीरे चलते जाना, मंजिल कदमों में आएगी। महफिल पर महफिल छूटेंगी, दुनिया तुझको डर पाएगी। किंतु अरे दुनिया का डर क्या, परमेश्वर की रखवाली है। भर लो घट पनघट खाली है, चुन लो सुमन की खुशमाली है। कविताएं आपने बहुत सारी लिखी हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे किस तरह की कविताएं आपको ज़्यादा पसंद रही हैं जो आपने उकेरी हैं शब्दों के रूप में। व्यंग पहले मैं लिखा करता था, बहुत व्यंग लिखे हैं। तो शुरू में मतलब हालांकि लिखी तो सभी प्रकार की हैं, श्रृंगारिक भी लिखी है कुछ तो भी, और व्यंग लिखे हैं। ज़्यादातर व्यंग रहे हैं मेरे पहले। फिर उसके बाद आध्यात्मिक रचनाएं भी अभी कुछ आई हैं सामने, आ गई हैं वो तो दिल में। चौकड़ियाँ भी हैं सभी प्रकार की। तो ये सारी प्रकार की रचनाएं रही। व्यंग अधिकतर किस पे होते थे? क्योंकि व्यंग नेताओं पे भी, नेताओं पे व्यंग हुए हैं जी, अधिकारियों पे व्यंग हुए हैं, और नेताओं पे ज़्यादा हैं जी। तो हम चाहें कोई नेताओं पर जो खास तौर पे अच्छा कोई व्यंग रहा हो और कई मंचों से आपने पढ़ा भी हो, कोई एक व्यंग और आप सुना दें नेताओं पे। ये वास्तव में उन नेताओं के लिए, अब मैं क्या कहूँ, ऐसे काम जो उनके लिए उचित नहीं है, ऐसे काम करते, घोटाले करते और चले जाते हैं। घोटाले कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं, और कई ऐसे समाज विरोधी काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं कि जिनमें हत्याएं करवाना, ये भी रहा है पहले का रिकॉर्ड। तो उन सभी नेताओं से मन बड़ा गड़बड़ हो गया। तो ऐसा लगा कि उनको भी अपने दिल में कभी कभी इस बात की टीस उठती है कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, और उनका मन उनसे विद्रोह करने लगता है। जी। तो वहाँ से ही रचना शुरू होती है कि अब
जी। विश्वास हो गया बागी तो मन भी करता माफ़ नहीं है, और दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। अब विश्वास हो गया बागी तो मन भी करता माफ़ नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। कैद उजालों को करके, कैद उजालों को करके ये अंधियारों को पनपाते हैं। कैद उजालों को करके भले आदमी जी। और अंधियारे जो उनके साथी हैं, गलत काम करने में उनकी मदद करते हैं या उनको सहारा देते हैं। तो कैद उजालों को करके ये अंधियार, विपक्षी भी मान लीजिए आप, सत्ता पक्ष के विरोध में जो रहते हैं तो वो उजाले हैं जो उनकी कमियों को निकाल रहे हैं। तो कैद उजालों को करके ये अंधियारों को पनपाते हैं, और दिन काला काला होता है हमको तुमको समझाते हैं। कैद उजालों को करके ये अंधियारों को पनपाते हैं, दिन काला काला होता है हमको तुमको समझाते हैं। इनकी प्रगति सिर्फ कागज़ पर इनके हस्ताक्षर होते हैं, बस यही प्रगति है। इनकी प्रगति सिर्फ कागज़ पर इनके हस्ताक्षर होते हैं, और पेट गरीबों के भरने ये केवल आश्वासन बोते हैं, बाकी कुछ नहीं। पेट गरीबों के भरने ये केवल आश्वासन बोते हैं। सब वरदान मिल गए इनको, कोई भी अभिशाप नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। चमकीले चेहरों पर अक्सर चमकीली पॉलिश होती है, चमकीले चेहरों पर अक्सर चमकीली पॉलिश होती है, और स्वार्थ जहाँ शासन करता है सच पर भी नालिश होती है। चमकीले चेहरों पर अक्सर चमकीली पॉलिश होती है, स्वार्थ जहाँ शासन करता है सच पर भी नालिश होती है। झूठ, झूठ के बल पर ही हर बाजी जीता करता, धर्म और ईमान यहाँ घुट घुट कर आहें भरता। घट कितना खाली है इनका, इसका कोई माप नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। मत पूछो ये आड़ धर्म की लेकर क्या करते हैं, मत पूछो ये आड़ धर्म की लेकर क्या करते हैं, अरे बना धर्म को कवच भावना से खेला करते हैं। मत पूछो ये आड़ धर्म की लेकर क्या करते हैं, और बना धर्म को कवच भावना से खेला करते हैं। छल, छल से बन गया अंग अब तो इनके जीवन का, और इन पर से विश्वास उठ गया है इनके ही मन का। इनकी पुस्तक में लिखा हत्या भी पाप नहीं है, इनकी पुस्तक में लिखा हत्या भी पाप नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। अति की सीमा पर भी इनका अतिक्रमण होता है, अति की सीमा पर भी इनका अतिक्रमण होता है, और ये हंसते मुस्काते हैं तब जनगण मन रोता है। अति की सीमा पर भी इनका अतिक्रमण होता है, और ये हंसते मुस्काते हैं तब जनगण मन रोता है। और कौन उन्हें समझाए जिनने बुद्धि बेच खाई है, किनसे करें शिकायत ये सब मौसेरे भाई हैं। कौन इन्हें समझाए जिनने बुद्धि बेच खाई है, किनसे करें शिकायत ये सब मौसेरे भाई हैं। चुप रह जाने का मतलब इंसाफ नहीं है, चुप रह जाने का मतलब इंसाफ नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है। अंत में कि हर एक प्रश्न के उत्तर में ये एक समस्या देते, हर एक प्रश्न के उत्तर में ये एक समस्या देते, और सुलझी हुई बात को भी तर्कों में उलझा देते। क्या सुलझा पाएंगे ये जो, क्या सुलझा पाएंगे ये जो खुद में ही उलझे हैं, और स्वार्थ जिन्हें उलझा लेता है वे न कभी सुलझे हैं। इनके पास समस्याएं हैं किंतु निदान नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद का साफ नहीं है, दर्पण को दोषी ठहराते चेहरा खुद। नेताओं बहुत अच्छा और करारा व्यंग आपका ये रहा है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप शिक्षा जगत से हैं, और शिक्षक गढ़ता है, नेता भी शिक्षक बनाता है, अधिकारी भी शिक्षक बनाता है। सही। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले की जो राजनीति थी, पहले के जो नेता थे और वर्तमान की जो राजनीति आप देख रहे हैं, इसमें क्या अंतर मानते हैं सर, क्या बदलाव आया है? पहले के जो नेता थे मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, किसी भी पार्टी के रहे हों, किसी भी दल के रहे हों, कैसे भी नेता हों, लेकिन वो प्रणाम करने योग्य हैं। मैं उन्हें वास्तव में नमन करता हूँ पूरी श्रद्धा के साथ।
तो उनमें और आजकल के नेताओं में स्वार्थ प्रधान हो गया है। पहले के नेता अपने स्वार्थ रहा तो होगा, स्वार्थ सभी को होता है, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति सुरनरमंडन सबकी ये रीति, तो स्वार्थ तो रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन स्वार्थ की इतनी चरम सीमा नहीं हो गई थी जो आज देखने को मिलती है कि स्वार्थ के लिए अब एक पार्टी का अगर आदमी है तो वो अपनी पार्टी की बुराई को भी बुराई नहीं मानता। कोई गलत काम किसी ने कर दिया पार्टी वाले ने तो उसकी रक्षा में सभी उठ खड़े होते हैं, उनको बुरा नहीं लगता। और अगर दूसरे की पार्टी, तो एक अपनी पार्टी, पहले के लोगों में ये थी कि वो अपनी बात कहते थे, दूसरे की बुराई नहीं करते थे। अपनी बात, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बुराई करने में वो विश्वास नहीं करते थे। आज ये है कि हम दूसरे की बुराई करेंगे तब हमारी ज़्यादा ऊंची माने होगी। जी, हम कविताएं आपने बहुत सारी लिखी हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे अब तक कितनी कविताएं आपने लिखी हैं और आपकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ, तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जो आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे कि पुस्तकों का प्रकाशन कैसे संभव हुआ और कितनी रचनाएं अभी तक आपने लिखी हैं। तब तक तो ये है तुम बिन, जी, ये मैंने लिखी थी, ये मैं बच्ची के पास था ग्वालियर में जी, तब ये रचनाएं बनी थी। हाँ, मन हुआ कि इनको छपवा दें तो मैंने ये छपवाई थी। इसमें कुछ गीत हैं जी, कुछ चौकड़ियाँ हैं, कविताएं भी, विरह प्रधान ये जी, और भाई जी, और इसके अलावा और भी कोई पुस्तक आपकी तुम बिन के अलावा? दूसरी जी, जागो युवा देश के, इसमें राष्ट्रीय गीत हैं कुछ, तो ये बच्चों के लिए ये मन में आया। ये विद्यालय में कार्यक्रमों में जाते थे तो विद्यार्थियों को देखते थे तो ये लगा कि एक कुछ कविताएं ऐसी लिख दें कि जो विद्यार्थियों के पास तक पहुंच जाएं और वो अपने कार्यक्रमों में इनको सुना सकें, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई। तो दूसरी किताब ये है जागो युवा देश के। तीसरी किताब ये अभी छपी है, जागरण की बेला। इसमें कुछ पुराने गीत हैं, कुछ नए हैं, तो ये सब करके इस तरीके से ये और भी हैं कविताएं इनके अतिरिक्त। आजकल अगर परिवेश की बात करें, जीवन की बात करें, तो बड़ा भागम भाग वाला जीवन व्यक्ति का, इंसान का हो गया है, जिसको अपन जिंदगी का सफ़र भी कह लें। हाँ सही। तो वो सफ़र बड़ा भाग दौड़ वाला हो गया है, उस पर भी शायद आपने कविता लिखी है। जैसी लिखी है, अब जो भी समझ में आए, जैसे गज़ल मानो तो गज़ल है और नहीं तो कविता है वैसी। अपना सफ़र, जिंदगी का सफ़र, और ज़िंदगी का भी न मानो तो अगर इसकी सच्चाई है के ऊपर जाएं तो ज़िंदगी के बाद का सफ़र, ज़िंदगी के बाद जाना है, तो वो जो सफ़र है ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, और ज़िंदगी भी सफ़र है, तो अपना सफ़र सुहाना बना ले चल, अपना सफ़र सुहाना बना ले चल, सामान करीने से लगा ले चल। कल की चिंता आज अभी से कर ले, कल की चिंता आज अभी से कर ले, धोखे में न रहना कि सब हो जाएगा कल, धोखे में न रहना कि सब हो जाएगा कल। सफ़र के पहले का ये वक्त बड़ा कीमती है, सफ़र के पहले का ये वक्त, किसी भी सफ़र के लिए सफ़र के पहले का ये वक्त बड़ा कीमती है। एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक पल, वक्त उस वक्त मिले न मिले, वक्त उस वक्त मिले न मिले, हुआ पोह में समय जाए न निकल, अपना सफ़र सुहाना बना ले चल। कल की तैयारी तो बस तैयार रहे, कल की तैयारी तो बस तैयार रहे, कोई कहे चल तो चल, कोई कहे चल तो चल। बहुत बारीकियां हैं सफ़र की, बहुत बारीकियां हैं
सफ़र की, मसलन पाँव गड्ढे में पड़ जाए या जाए फिसल, जी मसलन पाँव गड्ढे में पड़ जाए या जाए फिसल, अपना सफ़र सुहाना बना ले। चंद्र हम सब मुसाफिर ही तो हैं, चंद्र हम सब मुसाफिर ही तो हैं, जाने कब कौन घर से जाए निकल, जाने कब कौन घर से जाए निकल, अपना सफ़र सुहाना बना ले चल, सामान करीने से लगा ले चल। शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है और ये कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो गुरु वो है जो कि भगवान को भी बता देता है, इसीलिए गुरु को पूजनीय माना जाता है। आज चूँकि शिक्षक दिवस है, लेकिन वर्तमान के परिवेश में कहीं न कहीं जो शिष्य गुरु की परंपरा थी वो थोड़ा कम हुई है। तो इसके लिए आप आज की जो युवा पीढ़ी है या आज की जो छात्र पीढ़ी है, क्योंकि गुरुकुल तो खत्म हो गए, विद्यालय हो गए अब, तो उनके लिए एक संदेश आखिरी में आप क्या देना चाहें युवाओं के लिए, शिक्षकों के प्रति उनका मान सम्मान भाव क्या होना चाहिए? वैसे शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ को जब भी ये चर्चा आई है तो मेरे दिमाग में खलबली मच जाती है। शिक्षक शिक्षक है, गुरु नहीं। गुरु चीज़ अलग है। गुरु सांसारिक बाधाओं से या सांसारिक व्यवहारों से, इनसे तो हमें पार करता ही है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी करता है, तो वो गुरु है। गुरु ये तो शिक्षक है जो अर्थ के साथ में जुड़े हैं, तो ये शिक्षक हैं। गुरु तो वास्तव में वो होता है, और गुरु के लिए मैंने कुछ लिखा है जी। तो गुरु को क्या करना चाहिए हमें कि शीश नवाय करो बिनती, शीश नवाय करो बिनती, शुभ आशीष पाए महाफल होवे, ज्ञान मिले जग मान मिले, सन्मान ही ये तल शीतल होवे, नम्र सुभाय बने सुबने, मन मेल बसे पुन ताहु को धोवे, और चंद सुचारहु धामन से, बढ़ के गुरु को चरणोदक होवे, चंद सुचारहु धामन से, बढ़ के गुरु को चरणोदक होवे। तो गुरु की इतनी मान्यता है कि कोई तीर्थ मत जाओ, कहीं मत जाओ, गुरु के चरणों में शरणागत हो जाओ, वो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से पार लगा देगा। क्या करता है गुरु, इसके लिए भी एक छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि गुरु ज्ञान की ज्योत जगावत हैं, गुरु ज्ञान की ज्योत जलावत हैं, मन सो अंधकार मिटावत हैं। अंधकार माने भ्रम, जो भी भ्रम है, अज्ञान है, उसको हटाते हैं। गुरु ज्ञान की ज्योत जगावत हैं, मन सो अंधकार मिटावत हैं, अटके भटके जग में मग में, अटके भटके जग में मग में, गुरु आन के राह बतावत हैं। गुरु मात पिता सबसे बढ़ के, घट के पट जो खुलवावत हैं, और भय नेह स्नेह दिखाए गुरु, भव बारिध पार लगावत हैं, भय नेह स्नेह दिखाए गुरु, भव बारिध पार लगावत हैं। गुरु का पद जो है उसकी महिमा भी बता रहे थे, हमारे साथ थे करेरा के रिटायर्ड शिक्षक सीपी श्रीवास्तव जी। इनका अपना एक विचार है, इनका मानना है कि शिक्षक शिक्षक है, शिक्षक गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। निश्चित रूप से ये इनके अपने विचार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं वो उनमें से अपना एक गुरु बना लेते हैं, गुरु को चुनते हैं। आज की एक मुलाकात में इतना ही। आगे फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे हम इस कार्यक्रम में रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज़, करेरा।